हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की वीडियो में हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर जीपैट एंड नाइपर 2025। मैंने लास्ट वीडियो अनाउंसमेंट वीडियो डाली थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में। और फार्मास्यूटिक्स में भी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो आज हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का आज ये लेक्चर 1 है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में अभी तक मैंने टोटल 4 लेक्चर्स प्लान किए हैं। 4 लेक्चर्स में मैं प्री फॉर्म को खत्म करने वाला हूँ, जो आज का पहला लेक्चर है। नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में प्री फॉर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे कंटेंट को निकालने में और सारी चीज़ें आप तक लेके आने में। और फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जाके ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स वहाँ भी मैं देता रहता हूँ। नोट्स और सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे अपडेट्स, डिस्कशंस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। तो उसमें टाइम टू टाइम आप भी पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो आज यार वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्री फॉर्मुलेशन में जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है, ठीक है, हम बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल चीज़ें लेके चलेंगे। आपको जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है बस उतना ही चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। बहुत एडवांस लेवल में जाने की जरूरत नहीं, वो आप आके मास्टर्स में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हम बेसिक से लेके चीज़ों को बहुत बेसिकली कवर करने वाले हैं। देखो, अगर मैं प्री फॉर्मुलेशन जो वर्ड है, ठीक है, उसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ दें तो ये पहला पार्ट क्या आता है, प्री, दूसरा वर्ड आता है फॉर्मुलेशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है कि डोजेस फॉर्म, ड्रग को डोजेस फॉर्म में बनाना जो होता है उसी को होता है, बोलते क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन। और प्री मतलब प्रायर, प्रायर मतलब बिफोर फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन से पहले जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सारी स्टडीज हमारी क्या कहलाती है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। मतलब आपकी कोई ड्रग है, आपको टैबलेट बनाना है, ठीक है, बट टैबलेट बनाने से पहले आप कुछ स्टडीज करोगे कि ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, ड्रग कैसा है, और मुझे हमें टैबलेट ही बनाना है कि क्या उसका इंजेक्शन बेटर हो सकता है या उसका सिरप बेटर हो सकता है। तो ये सारी स्टडीज जो होती हैं वो, उन सारी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, उन सभी स्टडीज को हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। ठीक है, वो सारी स्टडीज हमारी कौन सी स्टडीज आती हैं, वो सारी स्टडीज आती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। ठीक है, अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, अब देखो थोड़ा सा डेफिनेशन में आ जाते हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द प्रीलिमिनरी स्टडीज, वही चीज है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एनी डोजेस फॉर्म, जो मैंने आपको बता दी। इट कैन ऑल्सो भी, अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो, द फेज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरेक्टराइज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है, हमारा यही मेन मोटिव क्या है कि जो हम डोजेस फॉर्म डेवलप कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए, जो डोजेस फॉर्म हम डेवलप कर रहे हैं वो होना चाहिए क्या, वो सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल होना चाहिए। ठीक, हमारा जो डोजेस फॉर्म हो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म डेवलप करने के लिए हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम क्या क्या स्टडी करते हैं उसको हम लोग एक बार एक इस फ्लो चार्ट के पॉइंट उससे हम एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं इसमें, हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और हम एक ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की भी इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम उनकी स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मेजोरिटी के लिए इनके उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, हम बल्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस की, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस की। अब देखो, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा फ्लो प्रॉपर्टीज आ गई और सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, हाइड्रोस्कोपिसिटी हो गया, कॉम्पैक्शन, ये सारी हमारी बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। सॉल्युबिलिटी में तुम्हारी अलग अलग सॉल्युबिलिटी, जैसे इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी हो गया, फिर तुम्हारा पार्टीशन कोफिशिएंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट, डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के टेक्निक्स, ये सारी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आ जाएगा। स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम 3 तरह की स्टेबिलिटी देखते हैं, इसकी सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज से आ जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, रिडक्शन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, रेस्माइजेशन हो गया, फोटोलिसिस हो गई। देखो, अभी अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टर्म के बारे में पता नहीं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे टर्म्स को बहुत बेसिक से लेके एकदम डिटेल में कवर करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर हम ऑर्गेनोलेप्टिक की बात करें तो ऑर्गेनोलेप्टिक में हम 3 चीज़ों के बारे में देखते हैं, ड्रग का कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, इन 3 की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो ये मैंने बताया कि प्री फॉर्मुलेशन में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ तो चीज़ें मैंने बता दी आपको, अब कुछ ऐसी चीज़ें कि प्री फॉर्म हम करते हैं क्यों क्यों इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोस्ट स्टेबल, सेफ एंड इफिकेशियस डोजेस फॉर्म डेवलप करना। मतलब क्या कि जैसे किसी कोई भी, अब देखो डोजेस फॉर्म में क्या है कि एक हमारी ड्रग है, ठीक है, ठीक है, अब इस ड्रग का हम क्या बना सकते हैं, इस ड्रग का हम टैबलेट बना सकते हैं, इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन बना सकते हैं,
ठीक है, इसका हम सस्पेंशन बना सकते हैं, इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम इमल्सन भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, अलग अलग ड्रग के हिसाब से चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब और इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम इंजेक्टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल्स इसका हम बना सकते हैं। अब क्या है कि हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये सारे डोजेस फॉर्म है, और भी डोजेस फॉर्म है, जैसे इनहेलर बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। बट अब कुछ ड्रग में क्या होगा कि कुछ ड्रग में जो टैबलेट होगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी, कि टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी किसी ड्रग में जो है, मान लो टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी किसी ड्रग में कितनी होगी, 80% है। ठीक है, किसी ड्रग में टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी 80% है। ठीक है, दूसरी किसी ड्रग में उसी सेम ड्रग की सॉल्यूशन की अगर बायोअवेलेबिलिटी बात करें तो उसकी 60% है। सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी मान लो 50 हो गई। ठीक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसा नहीं वो करना है कि मैं आपको समझाने की बात करूँ। इमल्सन मान लो हमारा 40 हो गया, इंजेक्शन 30 हो गया। तो अब इसमें देखो इंजेक्शन में बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट कुछ ड्रग्स ऐसी होती है कि जिसमें हमारा एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मैं एक वो दे रहा हूँ, तो उसमें हम क्या लेंगे, हम टैबलेट से चूज करेंगे। सेम केस में अगर मान लो इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास उसमें 90% हो गई, या आईवी से 100% हो गई, अगर आईवी उसका फॉर्मुलेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इंजेक्शन बनाएंगे, फिर हम टैबलेट नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल, देखो स्टेबल हो गया, और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सेफ होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम उसका इंजेक्शन बना दिया, पेशेंट को दिए, पेशेंट मर गया, तो वो काम नहीं करेगा, हम फिर उसके टैबलेट पे ही जाएंगे क्योंकि स्लो रिलीज मिलेगी। तो मोस्ट स्टेबल, सेफ एंड इफिकेशियस डोजेस फॉर्म बनाने की जो चीजें होती है वो हमारा इसमें होता है। फिर नेक्स्ट होता है मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ एंड सॉल्ट फॉर्म। अब देखो कई सारे ड्रग के कई सारे पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, अभी जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फ्स कई सारे होते हैं, तो उसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ है जिसको हमें अपने उसमें इंक्लूड करना है, वो डिस्कस करने के लिए। मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। अब डिटरमाइन काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी। अब देखो ड्रग की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है, मान लो टैबलेट के रूप में वो इसकी स्टेबिलिटी है 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर की है, और हमारा किस में पेरेंटल ग्रुप में उसकी स्टेबिलिटी मान लो 1 मंथ की हो गई, तो हम किस पे प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे टैबलेट प्रेफर करेंगे। भले सस्पेंशन की मतलब हमारी इंजेक्टेबल की बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हम अगर कर लें तो, बट स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, टैबलेट ज़्यादा है। तो अगर हमें बनाना है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, फिर हम टैबलेट प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू, मतलब स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। फिर डेवलप्ड ऑप्टिमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वही सेम चीज़ मैंने बताया कि ऑप्टिमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना, ताकि हमारे जो हो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे ड्रग रिलीज हो सके विथ मैक्सिमम इफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। ये सारे प्री फॉर्मेशन स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो, अब देखो, अब हमने 3 बड़ा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, हमने केमिकल पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनोलेप्टिक पढ़ा। तो हम इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब फिजिकल में भी मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें थी, बल्क कैरेक्टरिस्टिक था, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस थी, और स्टेबिलिटी एनालिसिस थी। ठीक, तो तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। बल्क कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, क्रिस्टलिनिटी के बारे में, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, फ्लो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, पाउडर डेंसिटी की बात होती है, वेटेबिलिटी की बात होती है, हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी की बात होती है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस की बात करें तो हम एक्वा सॉल्युबिलिटी देखते हैं, हम इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी देखते हैं, हम एनाइसन कांस्टेंट दैट इज पीके की बात करते हैं, हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की टेक्निक्स के बारे में भी इसमें थोड़ा डिस्कशन हो जाता है, और लास्ट में एट लेंथ हम किसकी वो करते हैं, हम डिस्कस करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में भी इसमें हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी एनालिसिस की, स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, दो स्टेट्स में मेनली स्टेबिलिटी देखते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एंड सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी में मतलब कि क्या है कि जो हमारी ड्रग है जब वो सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या चीज़ है, और साथ में हम बात करेंगे सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, जिसमें हमारा पीएच स्टेबिलिटी प्रोफाइल की बात हम किसमें करते हैं, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी में बात करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम बल्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम पार्टिकल साइज की बात करने वाले, सरफेस एरिया, क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म की बात इस वीडियो में होने वाली है। ठीक, इन 2 टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आगे वीडियोस में हम बाकी सारी चीज़ों को भी कवर करते हैं। ठीक, तो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बल्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है वो होता है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। अब देखो पार्टिकल साइज का इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टिकल साइज का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, अलग अलग कंपेटिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट रखता है अलग अलग एक्सपेक्ट्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन में, फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल ऑफ द फॉर्मुलेशन, अगर पार्टिकल साइज में स्टेबिलिटी कैसे वो होगा कि जितना ज़्यादा हमारा स्टेबल वो रहेगा, मतलब पार्टिकल साइज के हिसाब से हम उसकी स्टेबिलिटी वो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सस्पेंशन है, सस्पेंशन में अगर जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज रहेगा उतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इस तरह से वो स्टेबिलिटी में वो है। फिर स्टेबिलिटी की बात होगी, सॉल्युबिलिटी में भी कैसे इनमें होगा, जितना छोटा पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। फ्लो प्रॉपर्टी में क्या रहेगा कि जितना फाइन पार्टिकल होगा, ज़्यादा फाइन अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें हमारा उसकी
फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, और बहुत कोर्स भी हो जाएगा तो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें एक ऑप्टिमम पार्टिकल मतलब फाइन और उसके बीच में रखना पड़ता है किसको, हमारे पार्टिकल साइज को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है कि अब वो पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए जो मेथड है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, देखो सिंपल सी बात है कि अभी तक क्या टाइम वेस्ट था, नहीं टाइम वेस्ट नहीं था। अभी तक क्या था कि सारी चीजें, अगर अभी तक की चीजें मैं आपको नहीं बताता तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट हुआ जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, देखो अब ये क्या सारे हैं, ये सारे पार्टिकल साइज मेजर करने के मेथड्स। ठीक, पार्टिकल साइज मेजर करने के क्या है, ये मेथड्स हैं। अब मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो है वो होता है माइक्रोस्कोपी, दूसरा है सीविंग मेथड, तीसरा है सेडिमेंटेशन मेथड एंड फोर्थ इज कंडक्टिविटी मेथड। ये 4 मेथड है। ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ ये सेम पोर्शन आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी कवर होगा, क्योंकि मैंने जब नया ग्रुप में बोर्ड डाला था तो एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप इसको ऐसा करना कि कुछ जो को रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को उसको रिलेट करके पढ़ा देना। तो मुझे वो चीज़ें सही लगी कि आपको टाइम सेव हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी आपको कवर करेगा। अब देखो माइक्रोस्कोप, अब जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है आपका, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है साइज रेंज से, दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्शन से, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन आपके इंस्ट्रूमेंट से भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब ये इस टेबल को आपको एकदम रट लेना है, आपकी टेबल एकदम ये टिप पे होनी चाहिए। इस टेबल से आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपी का जो साइज रेंज है क्या 0.2 से 100 माइक्रोन मीटर के बीच होती है। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसमें लाइट माइक्रोस्कोप का मेजर करते हैं, और हम कभी कभी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें हमारा फेरेट, मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड 3 डायमीटर हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक, फेरेट डायमीटर मेजर करते हैं, मार्टिन डायमीटर मेजर करते हैं, और प्रोजेक्टेड डायमीटर इसमें हमारा मेजर होता है, फेरेट मार्टिन एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर। उसका दूसरा होता है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड का जो हमारा साइज होता है वो होता है 50 to 1500 माइक्रोमीटर। ठीक है, 50 to 1500 माइक्रोमीटर का हमारा ये इसमें साइज होता है, किसमें, हमारा सीविंग मेथड में। और सीविंग मेथड का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सीविंग मेथड का इंस्ट्रूमेंट है हमारा मैकेनिकल सेकर। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है मैकेनिकल सेकर, और इसमें कौन सा डायमीटर मेजर होता है, सीव डायमीटर मेजर किया जाता है। सेडिमेंटेशन की बात करते हैं, उसका जो पार्टिकल साइज होता है 1 to 200 माइक्रोमीटर होता है। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंडरसन पिपेट, और इसमें हम स्टोक्स डायमीटर का मेजर करते हैं, स्टोक्स इक्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड में हमारा क्या होता है 0.5 से 500 माइक्रोन मीटर का पार्टिकल साइज को मेजर किया जाता है। ठीक, तो पार्टिकल साइज अच्छे से याद रखना। इसमें हमारा कूल्टर काउंटर या HIAC लिक्विड पार्टिकल यूज करते हैं। HIAC का फुल फॉर्म होता है हाई एक्यूरेसी लिक्विड पार्टिकल काउंटर। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, हाई एक्यूरेसी लिक्विड पार्टिकल काउंटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन सा होता है, इसमें पार्टिकल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे थे जो हमारा पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब दूसरा होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब पार्टिकल साइज डिक्रीज किया हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो पार्टिकल के क्या हुए, नंबर इंक्रीज होंगे, और नंबर इंक्रीज होंगे तो हमारा एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये हमारे पार्टिकल साइज का वो है कि जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब सरफेस एरिया इन्हेंसमेंट के कुछ हमारे पास क्या है, इसके बेनिफिट्स भी हैं बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है, बेनिफिट्स तो आपको पता होंगे कि आप डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, सारी चीजें बढ़ जाती है। अब ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज हुआ तो कुछ ऐसी ड्रग है जो हमारा मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने में खराब हो जाती है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक ड्रग हुई। उसमें क्या हुआ कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा तो हमारे डिसोल्यूशन के लिए भी सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है, बट सेम टाइम पे जो हमारे मतलब उसका जो कंटामिनेशन है, जैसे लाइट के प्रेजेंस में कोई खराब हो रहा है, कोई मॉइस्चर के प्रेजेंस में खराब हो रहा है, तो लाइट और मॉइस्चर को अटैक करने के लिए भी ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, तो चांसेस उसके भी हैं कि कंटामिनेशन के भी चांसेस ज्यादा हैं। बट एज हमें पता है कि प्रोज और कॉन्स दोनों में है, बट प्रोज ज्यादा है क्योंकि हमारा डिसोल्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी सारी चीजें इनहेंस होती है, तो हम इसमें प्रोज पे फोकस करते हैं। कभी कभी कॉन्स होते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग चीजें यूज कर लेते हैं, जो अभी जब आप केमिकल ये प्रीफॉर्मेशन स्टडीज पढ़ोगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को हम ओवरकम करते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में कवर हो जाए। अब सरफेस एरिया मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब 2 मेथड है मेजर करने के, 2 मेथड है, एक है एब्जॉर्प्शन मेथड, दूसरा है एयर परमिबिलिटी मेथड। ठीक है, अब इसमें से क्या चीजें आपको जो एग्जाम में आने वाली है, एग्जाम में आपको इक्वेशन पूछ सकता है, कौन सा इक्वेशन यूज करते हो, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट पूछ सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हो, उसके बाद आपका क्या पूछ सकता है, उसके आपका ये चीजें पूछ सकती है, क्या आपका डिटेक्टर का भी नाम पूछ सकते हैं, बट डिटेक्टर अभी तक बहुत उतना नहीं पूछा, बट आप याद रखें ना, क्योंकि चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डिटेक्टर कौन सा, क्या चीजें आप इसमें यूज करने वाले हो। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन मेथड में हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब फ्रॉम अ मोनोलेयर, मतलब क्या है कि हमारा जो एक पार्टिकल साइज हमने लिया, अब उसमें क्या कि हम नाइट्रोजन गैस को डिफ्यूज करते हैं। अब वो जो नाइट्रोजन गैस है, एक लेयर, जैसे नाइट्रोजन गैस का जितना वॉल्यूम जाके एक लेयर बनाया, एक सिंगल मोनो लेयर बनाने में जितना वॉल्यूम
ले रहा है गैस का एयर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वो हमारा एडजॉर्प्शन मेथड होता है। मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने लिया जैसे हमने लिया कि हमारा क्या है कि एक पार्टिकल साइज है, मतलब ऐसे ऐसे ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमने ले लिया ना, मतलब एक सिंपल सा एक पार्टिकल है। अब हमें क्या करना है, पार्टिकल की मतलब ये पूरे पार्टिकल साइज अलग अलग, पूरा मान लो ये एक कोई भी एक ड्रग है। अब हमें क्या करना है, हम इसने इसमें से एक पार्टिकल लिया। अब इस पार्टिकल का हमें सरफेस एरिया, मतलब एक पार्टिकल तो लेंगे नहीं, एक पार्टिकल निकाल तो सकते नहीं, बट हमें पता चल जाएगा, तो सरफेस एरिया कैसे मेजर करेंगे। अब हम इस पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस का वो करते हैं। जब नाइट्रोजन गैस जाके एक सिंगल जो है इसके सरफेस पे एक सिंगल मोनो लेयर बनाती है, तो वो जो मोनो लेयर बनाने में सपोज मान लो जितना भी नाइट्रोजन गैस लगी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। ठीक, इस तरीके से हम सरफेस एरिया पता कर लेते हैं एज पर एडजॉर्प्शन मेथड। अब क्या होता है एयर परमिबिलिटी मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड में क्या होता है कि हम गैस का यूज करते हैं, रेट एट विच द गैस और लिक्विड, ठीक, गैस और लिक्विड परमिएट थ्रू अ बेड ऑफ पाउडर। मतलब क्या, सिंपल सा, जैसे उसमें पाउडर का बेड था, उसमें से जिस रेट से गैस और लिक्विड परमिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हम अब इक्वेशन कौन कौन सा यूज करते हैं, इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसमें बीईटी इक्वेशन यूज करते हैं, जिसमें ब्रून और एमेट टेलर इक्वेशन है, और पॉसलेज इक्वेशन है, और कोजेंसी कारमैन इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो इसमें इक्वेशन याद करने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन नहीं पूछा जाता, आपको बस बेसिकली नेम पता होने चाहिए कि कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें क्वांटस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसमें हम फिशर सब्सिट्यूट साइजर का यूज करते हैं। डिटेक्टर, इसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज करते हैं, और इसमें हम वाटर मोनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये चीजें आप याद कर लो, मतलब बेसिक। देखो मैंने आपको जब सूटेक्स के मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो सूटेक्स का जो वीडियो डिस्कशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि लैकमैन की जितनी टेबल्स हैं वो सारी टेबल आप याद कर लो, वो सारी टेबल आपके लिए एकदम टिप पे होनी चाहिए। तो ये टेबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पे। अब देखो हमने बात कर ली, हमने सरफेस एरिया की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलिनिटी के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलिनिटी में हम क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस की बात देखेंगे। ठीक है, अब क्रिस्टलिनिटी क्या होती है, क्रिस्टलिनिटी सिंपल सा होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग जो होती है वो क्रिस्टलिनिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब एज अ पार्टिकल साइज डिक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, ये हमने बताया, सरफेस एरिया की बात होगी। अब द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी हैज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, डेंसिटी एंड रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब क्या, अब देखो क्रिस्टलिनिटी पहले बहुत था क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन अ सॉलिड, मतलब क्या, जो सॉलिड में जो ऑर्डर होता है, कि हमें पता है कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, ये हमें पता है। तो जो सॉलिड में स्ट्रक्चर ऑर्डर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका क्रिस्टलिनिटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका इन्फ्लुएंस किस पे होता है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी का मतलब होता है कितनी ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर है उसका। इसका इन्फ्लुएंस होता है हार्डनेस पे, ट्रांसपेरेंसी पे, डेंसिटी पे और रेजोल्यूशन पे, सब पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, जितना ज्यादा क्रिस्टलाइन रहेगा उतना ज्यादा हार्ड रहेगा, उतनी कम उसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना ज्यादा उसका डेंसिटी रहेगी, और रेजोल्यूशन जो होगा उतना ही उसका कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड में क्या कि दो चीजें होती है, एक होता है हैबिट, दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, हैबिट होता है, दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। हैबिट क्या होता है, हैबिट होता है उसका आउटर अपीयरेंस। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो एक ये कंपाउंड है, ठीक है, हमने ये ऐसे एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो हैबिट होगी वो क्या होगी, जो इसका आउटर अरेंजमेंट है वो इसकी हैबिट है। ठीक है, और मान लो इसके अंदर हमारा क्या है कि ऐसे ऐसे अंदर क्या है कि पूरे ऐसे बने हुए बॉक्सेस, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया जो ग्रीन से है, जो ब्लू से है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो रेड से है वो आउटर हैबिट हो जाएगी, हैबिट बोलते हैं उसको। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये दो चीजें हो सकती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम अरेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे रैंडम अरेंज किया, तो ये किसमें अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा अमॉर्फस में। अगर मैं यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक अरेंज करूँ, एकदम प्रॉपर एक फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में, तो वो किसमें आ जाएगा, वो क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज होती है, वो हो गया, वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाता है क्रिस्टलाइन में। अब क्रिस्टलाइन में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंगल एंटिटी। ठीक है, सिंगल एंटिटी मतलब क्या होता है कि कोई मतलब एक टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि अगर एक सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि अगर सल्फर की बात करो तो केवल उसमें सल्फर सल्फर ही प्रेजेंट है, एक सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो होता है सिंगल एंटिटी। मॉलिक्यूलर एडेक्ट्स में क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा उसमें प्रेजेंट है, उसमें क्या हो सकता है कि मे बी जो क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल तो प्रेजेंट है उसके साथ में क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सिंगल एंटिटी क्या शो करते हैं, वो पॉलीमॉर्फ शो करते हैं, और जो हमारा मॉलिक्यूलर एडेक्ट्स हैं ये क्या शो करते हैं, ये होता है स्यूडोपॉलीमॉर्फ्स, स्यूडोपॉलीमॉर्फ्स शो करते हैं, और ये दो टाइप में आते हैं। ये तो एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड्स, दूसरा होता है स्टाइकियोमेट्रिक सॉल्वेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, अब हाइड्रेट्स, और इसमें क्या होता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में तीन चीजें आती है, चैनल, लेयर एंड केज। केज मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेथरेट। अब देखो हाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेट में जैसे मैंने इसमें बताया कि मॉलिक्यूलर एडेक्ट्स में आपको क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर एडेक्ट्स में आपके क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्रिस्टल के साथ में। ठीक है, क्रिस्टल के साथ में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट्स। अब हाइड्रेट्स में क्या होता है, जो सॉल्वेंट और क्रिस्टल का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब अगर 80-20 का है तो 80% क्रिस्टल होंगे, 20% सॉल्वेंट्स होंगे, इस तरह का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। बट इसमें क्या होता है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि उनका रेशियो फिक्स नहीं होता, प्रेजेंट दोनों होंगे बट उनका रेशियो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू है कि किस किस तरीके से एक
केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो सकता है। आउटर हैबिट, इंटरनल स्ट्रक्चर। आउटर हैबिट में जो आउटर अपीयरेंस होता है उसको हम बोलते हैं हैबिट, और जो इंटरनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर दो तरीके हो सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन हो सकता है, एक अमॉर्फस हो सकता है। अब अमॉर्फस में भी क्या होता है, सिंगल एंटिटी हो सकती है, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर एडक्ट्स हो सकता है। फिर सिंगल एंटिटी में क्या हो सकता है, पॉलीमॉर्फ हो सकता है, और मॉलिक्यूलर एडक्ट्स में दो चीजें हो सकती है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक जिसको इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक जिसको हम सॉल्वेट्स एंड हाइड्रेट्स बोलते हैं। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, क्या, चैनल, लेयर एंड केज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हमने आपको डिस्कस कर ली। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंस आ जाता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, क्या होता है डिफरेंस। ये देखो आप बहुत बेसिक टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ये सारी चीजें वही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एमॉर्फस का कोई फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन का क्या होता है, लेसर थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू अमॉर्फस, अमॉर्फस की हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मोर स्टेबल होते हैं, अमॉर्फस फॉर्म जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म की लेस सॉलिबिलिटी होती है, अमॉर्फस फॉर्म की ग्रेटर सॉलिबिलिटी होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेस टेंडेंसी टू चेंज इट्स फॉर्म होती है, अमॉर्फस फॉर्म में ज्यादा टेंडेंसी चेंज होने की होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमॉर्फस फॉर्म का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोबिलिटी कम होती है क्योंकि बहुत हाई इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी हाई होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है वो लो होती है। ठीक है, उसके आगे क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी पुअर होती है क्योंकि कंप्रेस नहीं होता तक, ये क्या होता है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है अमॉर्फस की। क्रिस्टलाइन फॉर्म एनाइसोट्रोपिक नेचर में होता है, अमॉर्फस फॉर्म आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जैसे कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे तो ये 80 डिग्री पे है तो 80 डिग्री पे ही मेल्ट करेंगे। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे। बट अमॉर्फस में क्या है कि 80 नहीं होता, ये 80 से 90 के बीच में कहीं भी मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक रेंज होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग रेंज होता है। ठीक, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर कोई भी सब्सटेंस अरेंज है तो वो किस फॉर्म क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। ठीक, उस फिनोमेनन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज विद द डिफरेंट इंटरनल लैटिस। ठीक है, वही सेम चीज है कि एक से ज्यादा स्पीसीज में आएंगे और डिफरेंट किस में आएगा, इंटरनल लैटिस में, जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है जो अभी हमने पीछे देखा उसमें उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड polymorphs but their chemical composition remains same where polymorphs differ from each other with respect to their physical properties। अब देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देयर केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम एंड वेरन डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, फिजिकल कंपोजिशन डिफरेंट रहता है, खत्म। एक क्वेश्चन इस तरह आ गया तो आपको सिंपल आ गया। बट दूसरा एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया गया कि उसमें आपको प्रॉपर्टीज दे दी। प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ना, बट डिफर, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, सॉलिबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी, हार्डनेस, कंप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये सेम नहीं रहती हैं। ठीक है, ये सेम नहीं रहती हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और सेम क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डिफर फ्रॉम इन पॉलीमॉर्फ। ठीक है, उसमें क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी ये डाल देगा, बाकी तीन आपकी अलग प्रॉपर्टीज, तीन केमिकल प्रॉपर्टीज डाल दिया। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको सिंपल फिजिकल और केमिकल की बात कर दिया तब तो आप समझ जाओगे, बट वहां पे अगर थोड़ा सा उसने क्वेश्चन घुमाया तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको आपको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, अब देखो पॉलीमॉर्फ्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनएनिसोट्रॉपिक, एक होता है मोनोट्रॉपिक। ठीक, अब इनएनिसोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक दो चीजें होती है। दोनों चीजें क्या होती है, द पॉलीमॉर्फ कैन, अभी मैं आगे बताता हूँ, ये द पॉलीमॉर्फ विच कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बाई वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इनएनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। मतलब क्या है कि जैसे एक पॉलीमॉर्फ हमने बनाया, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा एक अरेंजमेंट है, ऐसे मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। ठीक, मान लो कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसका एक अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया। दूसरा अरेंजमेंट जो है इसका, ठीक है, मान लो ये ऐसे, ठीक, दूसरा अरेंजमेंट क्या है, दूसरा ऊपर तो ऐसे ही था। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट इसका हो गया कि नीचे हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये चेंज हो गया थोड़ा सा। ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉलीमॉर्फ हो गया, ये सेकंड पॉलीमॉर्फ हो गया। अब अगर हम इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल चीजें हैं, मतलब अगर हम टेम्परेचर ना, अगर हम क्या करें, ठीक, अगर हमारा टेम्परेचर या प्रेशर,
ये चेंज करने में ये फॉर्म इसमें जा रहा है और ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। बट अगर क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार चला गया ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा डायरेक्ट, बस या तो एक बार जाके इसमें कन्वर्ट हो गया तो दोबारा ये जो रिवर्सिबल है ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोट्रॉपिक। ये इरिवर्सिबल ट्रांजिशन होता है, ठीक। तो दो तरीके का पॉलीमॉर्फ देखने को मिलता है, इनैनिसोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक, दोनों का एग्जांपल देख लो। इनैनिसोट्रॉपिक एग्जांपल तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा सल्फर आ जाता है, ठीक है। इनैनिसोट्रॉपिक एग्जांपल हमने यहाँ सल्फर। कुछ ड्रग्स भी होती है जो इनैनिसोट्रॉपिक शो करती हैं, जैसे कार्बामाजेपिन हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जो इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं। दूसरा, कुछ ऐसे ड्रग होती है जैसे कि हमारा मोनोट्रॉपिक में क्या होगा, जो ना चेंज हो, जैसे कि हमारा ग्लिसरॉल स्टेरेट हो गया, मेटाजोलोन हो गया, ये ऐसे ड्रग जो है वो हमारी क्या होती है कि मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, ठीक है। अब देखो, अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। पॉलीमॉर्फ जो होता है वो कैसे होता है कि एक स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है, ठीक है, स्टेबल पॉलीमॉर्फ, दूसरा मेटास्टेबल और तीसरा अनस्टेबल, ठीक है। अब ये चीजें होती है, जैसे कोई भी ड्रग है, ठीक है, अब कोई भी पॉलीमॉर्फ है, जैसे मैंने अभी हमने उससे बात किया कि कुछ पॉलीमॉर्फ जो होते हैं स्टेबल होते हैं ना, तीन पॉलीमॉर्फ होते हैं, एक स्टेबल होता है, फिर दूसरी फॉर्म जो होती है उसकी होती है मेटास्टेबल, और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है अनस्टेबल, ठीक। मेटास्टेबल और थर्ड फॉर्म जो होती है वो अनस्टेबल। तो कोई पॉलीमॉर्फ जो होता है तीन फॉर्म में एग्जिट कर सकते हैं, ये हमने तीनों बताया। अब देखो तीनों फॉर्म में डिफरेंसेस क्या क्या चीजें हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है बहुत टाइटली पैक होता है, मेटास्टेबल उससे कम टाइटली होगा, और अनस्टेबल जो होता है वो लूजली पैक होता है। और अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। मेटास्टेबल का मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट होता है क्योंकि लेस टाइटली पैक्ड है। अनस्टेबल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सबसे लोएस्ट होता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करें, इसका लोएस्ट रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा क्योंकि हमें ब्रेक करने में बहुत दिक्कत होगी। मेटास्टेबल का मॉडरेट होगा, इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन हाईएस्ट होगा हमें उसमें वो करने में, ठीक। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबल सबसे ज़्यादा ही है, डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका, अनस्टेबल का होता है, ठीक। अब देखो, मेनी ड्रग्स आर हाइड्रोफोबिक and have very limited solubility in water. If the drug remain in several polymorphic form, then the stable one will produce the slowest rate of dissolution, ये हमने बात की, and it may show minimum bioavailability. For highly water soluble drug polymorphism does not show any problem in dissolution. सिंपल सी बात है, वही हमने बताया कि जैसे तीन पॉलीमॉर्फ है ड्रग का, अगर जो हमारा सबसे स्टेबल वाला है वो सॉलिबिलिटी और वो कम शो करेगा, दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा शो करेगा, और जो अनस्टेबल वाला है सबसे ज़्यादा शो करेगा, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक ड्रग देखने को मिल रही है हमें, कौन सी ड्रग है, क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट। अब क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट के तीन फॉर्म है, अल्फा बीटा और गामा। ये कोई एग्जांपल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। When chloramphenicol palmitate suspension is prepared from one alpha or beta form, it is found that bioavailability is higher with the metastable form, ठीक। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा और बीटा पॉलीमॉर्फ में बनाया गया, तो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि विच इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किस में फॉर्म हुई, इज द बीटा पॉलीमॉर्फ की हाईएस्ट हो गई, तो क्लोरमफेनिकोल का जो हमारा हाईएस्ट होता है कौन सा, बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है बीटा फॉर्म में, क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे होता है कि एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, कि मेथड ऑफ द पॉलीमॉर्फ को मेथड मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं हम, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का यूज़ करते हैं हम, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर जिसको डीएससी बोलते हैं हम, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं हम, एक्सरे पाउडर डिफ्रेक्शन यूज़ करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं, एफटीआईआर टेक्निक का भी यूज़ होता है, और साथ में एनएमआर टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स हैं, इसको आप एक बार ध्यान में रखना, इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस आपको टेक्निक का नाम पता है तो आपका काम हो जाए। फिर एक टर्म आता है स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना wherein a compound is obtained in a crystalline form that differ in the nature or stoichiometry of the included solvent molecules। मतलब क्या, अभी हमने बताया था कि वो किस में डिफर कर रहे थे, वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अरेंजमेंट में डिफर कर रहे हैं, बट कुछ अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हाइड्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ में कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी इंट्रैप हो जाते हैं। तो अगर उन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो स्टाइकोमेट्री है उसमें डिफरेंस, उसके नेचर या स्टाइकोमेट्रिक में डिफरेंस आता है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बस टर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली आज के वीडियो में, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। फिजिकल जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है, हम बल्क हाइड्रेशन को नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, उसके अगले वीडियो में सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, और नेक्स्ट उसके वीडियो में स्टेबिलिटी और केमिकल एनालिसिस को खत्म करके 4 वीडियो में आपके 4 से 5 वीडियो में आपका
प्री फॉर्मुलेशन खत्म करने वाले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताना, इस कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेट सारी मिलती जाएंगी, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।